नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं पंकज सिंह गौर। और आज आई इंडिया के स्टूडियो में खास मेहमान से आपका परिचय कराने जा रहे हैं। वैसे तो वो अपने कार्यों से समूचे प्रदेश में जाने जाते हैं, मुखर रूप से अपने समाज का, अपने शिक्षा जगत का वो जो है आवाज़ बुलंद करते हैं। तो हम परिचय कराते हैं आपका एक बार फिर से शिक्षक एमएलसी उमेश द्विवेदी जी का, जिनसे हम वार्ता करेंगे। पहले तो आपका स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद गौर जी। उमेश जी, ये जानना चाहेंगे कि आप वित्त विहीन शिक्षकों को लेकर काफ़ी मुखर रहते हैं और उनकी परेशानियों को बहुत ही जोरदार ढंग से आप स्वयं में भारतीय जनता पार्टी से एमएलसी हैं, बावजूद इसके अपनी ही सरकार में कई बार अधिकारियों के खिलाफ भी मोर्चा खोल देते हैं। और यही कारण है कि वित्त विहीन शिक्षक आपको अपना अब गार्जियन मानने लगे हैं। तो आपकी नज़रों में ऐसी कौन कौन सी समस्याएं हैं वित्त विहीन शिक्षकों की जो आपने पहले वादा किया था, वो क्या आप अपने कार्यकाल में पूरा कर पाएंगे? ज़रूर पूरा करने का प्रयास करेंगे। चूँकि पहले किसी दल में नहीं थे, निर्दलीय में से थे। एक संगठन है, वित्त विहीन शिक्षकों का संगठन है, वो पूरे प्रदेश में खास करके वित्त विहीन शिक्षकों के लिए कार्य करता है। लेकिन अब चूँकि एमएलसी हैं तो नेता तो हो सकते हैं कि वित्त विहीन के हैं, लेकिन सारे जो भी शिक्षक हैं टॉप टू बॉटम, चाहे वो बेसिक के हों, चाहे माध्यमिक के हों, चाहे सरकारी हों, चाहे गैर सरकारी हों, उच्च के हों, विश्वविद्यालय के हों, सभी की समस्याएं हम उठाते हैं। और उसके लिए ये निश्चित है कि जो शिक्षक हैं, ये जो भी सरकारें रहती हैं, किसी की सरकार हो, उसी से अपेक्षा करते हैं। अगर हम उनके प्रतिनिधि हैं तो अपनी बात अगर हम माननीय मुख्यमंत्री से नहीं कहेंगे, अगर आप कोई पूछेंगे आपकी क्या समस्याएं हैं, तो आपसे भी वही चीज़ हम बताते हैं। यहाँ कोई सब पारदर्शी है जो मुख्यमंत्री के सामने जो है जैसे लड़ते हैं, उसे आपके सामने कहते भाई हमारे शिक्षकों की ये समस्याएं हैं। तो उसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि नहीं हम आज सरकार में हैं या सत्ता में हैं तो हम कहें नहीं ये समस्या नहीं है। समस्या तो ही है। एक मानदेय की समस्या थी, वो लगातार चल रही है। मुख्यमंत्री जी उसके लिए विचार कर रहे हैं। अभी एक नई समस्या आ गई इस बोर्ड परीक्षा में। 2-3 दिन तक ठीक ठाक सब मामला चला और इसके बाद उन्होंने केंद्र व्यवस्थापक से वित्त विहीन को हटा दिया, वो बलिया को घटना लेकर के। इसके बाद फिर वो प्रैक्टिकल में एग्जामिनर बनते हैं वित्त विहीन, वहाँ से इनको हटा दिया गया और अभी परीक्षकों से भी लगभग बाहर कर दिया गया है। वो 2-4-5% नाम मात्र को दिखाने के लिए अधिकारियों द्वारा कि हाँ हमने वित्त विहीन को लगाया, उतना लगाया, बाकी सबको बाहर कर दिया गया है। तो ये उनके साथ अन्याय है। इसको माननीय मुख्यमंत्री तक हमने पहुँचाया है। उन्होंने लिखा पढ़ी में हमको सारी जो है अधिकारियों की या जिसकी भी जो भी शिकायतें हैं, जो भी आपको कहना है, लिखा पढ़ी में 1 सप्ताह के अंदर मांगा है। उसकी हम तैयारी कर रहे हैं और बाकायदे पूरा जो है एक प्रस्ताव देंगे कि कहाँ कहाँ अधिकारियों के द्वारा गलत किया गया और इन शिक्षकों को अपमानित करने का प्रयास किया गया। इसके लिए हम उनके साथ खड़े हैं और लड़ाई लड़ेंगे। बिल्कुल, आप लड़ाई लड़ेंगे। वित्त विहीन शिक्षकों के लिए उनकी मांगों को मुख्यमंत्री तक आपने पहुंचाया है, जहां से आपको लिखित आश्वासन भी मिला है। हम ये जानना चाहेंगे उमेश द्विवेदी जी की आपकी नज़रों में जो वित्त विहीन शिक्षकों की समस्याएं क्या हैं, वो ज़रा सा जान लेते हैं, फिर और आगे चर्चा करते हैं। ये सबसे बड़ी समस्या इनकी आर्थिक समस्या है। क्योंकि आज का जो भौतिकवादी युग है, खास करके जो ग्रामीण अंचल में हमारे माध्यमिक विद्यालय खुले हैं या डिग्री कॉलेज खुले हुए हैं या प्राइमरी जूनियर खुले हुए हैं प्राइवेट, इनमें इतनी फीस नहीं ले पा रहे हैं जो उनके प्रबंधक हैं या शिक्षक हैं, प्रिंसिपल हैं, जिससे कि अपने सारे शिक्षकों को वेतन दे सके, कर्मचारियों को वेतन दे सके। तो बहुत मामूली, कहीं 4,000, 2,000, 5,000, 8,000, मैक्सिमम 10,000 से ऊपर वेतन नहीं दे पा रहे हैं। आज हमने जो महसूस किया है, सामान्य, मैं चूँकि किसान का बेटा हूँ और मैं वित्त विहीन में भी शिक्षक रहा। जब मैं एमएलसी बना 2014 में तो 6,965 रुपये हमारी तनख्वाह थी 2014 में। आज जो महसूस कर रहे हैं कि एक शिक्षक, चूँकि उसे बच्चों के सामने अपने आप को दुरुस्त कपड़े भी साफ़ करने पड़ेंगे, प्रेस कराए हुए उसके बाल ठीक हुए हों, उसके बच्चे भी ठीक ठाक पड़ गए, तो 500 रुपये कम से कम अगर पर डे उसको नहीं मिल रहा है, अर्थात 15,000 रुपये से कम पे आज बसर करना मुश्किल है और उसे मिल रहा है 4-5 हज़ार रुपये। तो ये जो बीच का गैप है, जहाँ 15,000 में पूरा होना है, मिल रहा है उसको 4-5 हज़ार रुपये। वह भी इस कोरोना काल में 2 साल से मैक्सिमम शिक्षक हटा दिए गए, जो रहे भी उनको कहीं आधा तिहाई कुछ वेतन दिया गया, 1,000-2,000 नहीं दिया गया। तो ऐसे में निश्चित तौर पर सरकार की सही अपेक्षा है, सरकार नहीं दे पाएगी तो कहीं ना कहीं ऐसी कोई हम लोग व्यवस्था बनाना चाहते हैं कि इनकी आर्थिक स्थिति कैसे मजबूत हो। ये हम लोग बार बार माननीय मुख्यमंत्री जी पे एक दबाव भी बना रहे हैं, उनसे कह भी रहे हैं, निवेदन भी कर रहे हैं और संगठन में ये बात भी कह रहे हैं
सैद्धांतिक रूप से संगठन की सहमति भी है, माननीय मुख्यमंत्री जी भी चाहते हैं कि कहीं ना कहीं इनकी आर्थिक स्थिति मजबूत की जाए। इस पर हम लोग बात कर रहे हैं और कहीं ना कहीं कराएंगे भी इसको, आज नहीं तो कल। तो ये बड़ी समस्या है, मनरेगा मजदूरों से भी कम अगर देखा जाए तो वित्तविहीन शिक्षकों का मानदेय है, और इसको लेकर के लंबे समय से लड़ाई लड़ते आ रहे हैं उमेश द्विवेदी। आप यूपी बोर्ड के अधिकारियों को लेकर, खासकर माध्यमिक शिक्षा विभाग का जो अधिकारी हैं, उसमें आपने एक सवाल खड़ा किया है कि उनकी जड़ों तक में भ्रष्टाचार पनप चुका है, काफ़ी भ्रष्ट अधिकारी हो चुके हैं। बलिया के डीआईएस को लेकर आपने पहले ही शिकायत की थी। तो क्या लगता है कि जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है, यहाँ पर किस तरीके से सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए? और आपने एक मांग और रखी है सीबीआई जांच की। जैसे समय समय पे तमाम सारे ऑपरेशन हुए, कभी डकैतों का राज्य रहा करता था, गुंडों माफियाओं का रहा करता था, लोग मऊ के नाम नहीं लेंगे, गुंडे थे, 100 150 गाड़ियाँ लेके चलते थे। आज उनका खात्मा किया गया, ऑपरेशन किया गया। इसी तरह माध्यमिक शिक्षा में भी जड़ जमाए माफिया टाइप के अधिकारी हैं, और एक दो नहीं, माने अच्छी खासी संख्या में हैं, जो पूरे माध्यमिक को खास करके वित्तविहीन विद्यालयों को चूस ले रहे हैं। मान्यता देने से लेकर के सेंटर बनाने तक को लेकर के, यहाँ तक कि पास फेल कराने तक को लेकर के उनके पास ठेके हैं। उनकी अगर संपत्तियों की जांच की जाए तो अरबों खरबों में हैं। इनके खिलाफ एक हमारा अभियान शुरू हुआ है, और ये अभियान तब तक चलेगा जब तक इसमें 10, 20, 25 अधिकारी नपेंगे नहीं, जेल नहीं जाएंगे और वो बर्खास्त नहीं होंगे। इसके लिए हम बराबर कमर कसे हुए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी को पूरी रिपोर्ट देंगे, और पूरे उनके बारे में उनका जो काला चिट्ठा है वो भी देंगे, और साथ साथ जो ये शिक्षकों का जो अपमान कर रहे हैं, केंद्र व्यवस्थापक से हटा दिए, प्रैक्टिकल एग्जामिनर से हटा दिए, 4000 5000 पाने वाले को आप इतनी बड़ी सज़ा दे रहे हैं, खुलेआम अपमानित कर रहे हैं। कहीं 2-4 विद्यालय में गड़बड़ हुआ तो आपने पूरे 4500 शिक्षकों को हटा दिया केंद्र व्यवस्थापक से, और अधिकारी एक जेल गया। अगर आपको लगता था कि नहीं अधिकारी गड़बड़, सारे अधिकारी जेल भेज देते, सारे 75 जिले के आप भेज देते डीआईएस, तो हम जानते कि आप सही काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उच्चाधिकारी इस पूरे जाल में संलिप्त हैं, इसकी शिकायत करेंगे हम। बिल्कुल, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के उन अधिकारियों का काला चिट्ठा बहुत जल्द ही शिक्षक एमएलसी उमेश द्विवेदी सरकार तक पहुंचाएंगे, मुख्यमंत्री तक पहुंचाएंगे, और एक अभियान चलाकर आपका मानना है कि कार्रवाई होनी चाहिए, और वो तब तक अभियान चलाते रहेंगे जब तक कार्रवाई नहीं हो जाएगी। हम कुछ व्यक्तिगत सवालों पर भी आएंगे सर। जरूर स्वागत। क्योंकि आप एमएलसी हुए हैं, बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं, कब आपके अंदर, आप तो गुरजन थे, कब आपके अंदर राजनीति की जगी अलग और आपने राजनीति के क्षेत्र में पता नहीं? राजनीति तो हम आज भी नहीं करते हैं, राजनीति जानते भी नहीं। राजनीति करते तो शायद हमारी इस तरह से कोई प्रकाश बात ना आती। वास्तव में चूँकि हम वित्तविहीन विद्यालय में प्रधानाचार्य थे, तो जो उनके साथ अधिकारियों द्वारा सौतेला व्यवहार किया जाता है, उससे कहीं ना कहीं मन में एक आक्रोश पनप रहा था कि ये एडेड वाले ये करेंगे, वित्तविहीन वाले ये नहीं करेंगे, ये राजकीय वाले करेंगे, ये नहीं करेंगे। माने 2 दर्जे का, पहले राजकीय वाले का बच्चों के साथ भी, पहले राजकीय स्कूल के बच्चों को ये लाभ मिलेगा, फिर एडेड वाले का, फिर बचेगा तो वित्तविहीन के। अरे भाई, समाज, पूरा समाज एक है। आप एक क्राइटेरिया आर्थिक तो कर सकते हैं, कोई आरक्षण जातिवाद है उस पर तो आप कर सकते हैं, माने जाति आरक्षण तो कर सकते हैं, लेकिन आप केवल एडेड वित्तविहीन एक वर्ग बांट रहे हैं, ये गलत है। ये अधिकारियों द्वारा जो बांटा गया, ये एक मन में आक्रोश आया कि उनके यहाँ केंद्र व्यवस्थापक ये होके जाएंगे। जहाँ आज माननीय प्रधानमंत्री जी व्यक्तिगत प्राइवेट सेक्टर की ओर जा रहे हैं कि प्राइवेट के लोग ज़्यादा ईमानदार हैं, ज़्यादा मजबूती से काम करते हैं, वहाँ यूपी में खासकर शिक्षा विभाग में वो कह रहे हैं सरकारी वाले ये काम करेंगे, प्राइवेट वाले ये काम नहीं कर पाएंगे, जबकि प्राइवेट वाले तो आगे बढ़ के काम कर रहे हैं। आज 96% शिक्षा, 91% शिक्षा, 91% शिक्षा वित्तविहीन शिक्षकों के भरोसे है और वित्तविहीन विद्यालयों के भरोसे है। पूरे देश के ग्राफ में आपको बता रहा हूँ। तो आप बताइए केवल 9% से आप कितना काम ले लेंगे? 9% अगर आपको विश्वास है, इन पे 91 पर नहीं था तो इनको मानता आपने क्यों दे दिया? इनके विद्यालय आप बंद कर दिए, सरकारीकरण कर दीजिए, आप सबका प्रांतीयकरण आप कर दीजिए। और अगर नहीं है तो उनको बार बार आप मानित कर रहे हैं, एक बार केंद्र व्यवस्थापक बनाएंगे, एक बार नहीं बनाएंगे, प्रैक्टिकल एग्जामिनर बनाएंगे फिर बाहर निकाल देंगे, कक्ष शिक्षक बनाएंगे फिर बाहर निकाल देंगे। तो एक पॉलिसी हो जाए कि नहीं, हम अगर प्राइवेट को दे रहे हैं तो उन पर विश्वास करें। सेम पैटर्न पे सीबीएसई की मान्यताएं हैं, वहाँ कोई सरकारी आदमी नहीं जाता, न एग्जामिनर जाता है, न वहाँ कक्ष शिक्षक जाता है सरकारी, न केंद्र व्यवस्थापक जाता है, और बढ़िया 1 नंबर की व्यवस्था चल रही, कहीं चूपू नहीं हो रहा है।
सारे बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं और वो विद्यालय आगे बढ़ रहे हैं। वहाँ के अध्यापक 15,000 प्लस वेतन भी पा रहे हैं और यहाँ आप 5,000 भी नहीं दे पा रहे हैं। तो निश्चित तौर पर इसका मतलब है कि इसी समाज को भी अध्यापक है, इसी समाज के भी अध्यापक हैं। तो अध्यापकों में कोई दोष नहीं है। अगर दोष है तो अधिकारियों में है, भ्रष्टाचार है तो अधिकारियों में है। उनके भ्रष्टाचार को हम दूर करेंगे। बिल्कुल, तो भ्रष्टाचार को दूर करेंगे उन अधिकारियों का जो ये सब कुछ कर रहे हैं। विधायक जी, ये जानना चाहेंगे कि पहले तो केंद्र व्यवस्थापक से वित्त विहीन प्रधानाचार्यों को हटाना, फिर मूल्यांकन की ड्यूटी से भी हटा देना, तो इसके क्या दुष्परिणाम आने वाले समय में पड़ेंगे? निश्चित तौर पर पड़ेंगे, क्योंकि देखिए गुरुओं का जो सम्मान दिया गया आदिकाल से, उसी विधा से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, जितना भी आदिकाल से कवियों ने लिखा, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, भाई इतना ही अंतर है कि वो वेतन पाते हैं सरकार से, ये प्राइवेट वेतन पाते हैं, लेकिन हर तो गुरुजन पढ़ाते हैं, 91% पढ़ा रहे हैं। तो अगर हम इनको अपमानित करेंगे तो समाज में इनका तो असर जाएगा ना, इसलिए निश्चित तौर पर इसको रोका जाएगा। तो आप जिस तरीके से प्रभावी ढंग से मांग को रखते हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी अपनी पार्टी की सरकार कभी असहज भी हो जाती होगी? मुझे नहीं लगता कि अगर आप ये मानते हैं कि आप उनकी बात मजबूती से मान रहे हैं तो पार्टी में भी ऐसे ही लोग हैं, उसको कहेंगे नहीं भाई आप मजबूती से पार्टी में रख रहे हैं, अच्छी बात है। और पार्टी के लोग ऐसे ही लोग तो पार्टी बनाए हुए हैं। अगर अच्छे लोग नहीं होंगे, मजबूती से बात समाज के रखने वाले नहीं होंगे, तो फिर पार्टी कैसी होगी? बिल्कुल। तो आप कई जनपदों का प्रतिनिधित्व करते हैं जी, अलग अलग जनपदों की कुछ अलग अलग समस्याएं देखते हो जी। तो आपने अपने कार्यकाल के दौरान जो आपका अपने जनपद है, वहाँ पर अगर आप देखते होंगे तो कहाँ पर किस तरीके की समस्याएं पा रहे हैं? ये शिक्षा व्यवस्था तो लगभग एक जैसी है। केवल लखनऊ एक ऐसा ज़िला है जहाँ लगभग CBSE के विद्यालय हैं, यूपी बोर्ड ना के बराबर हैं, जो हैं भी संख्या में तो कोई बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं चल पा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर CBSE आज की जो सोच है लोगों की, अंग्रेजी माध्यम पढ़ना चाहता है। यूपी बोर्ड का अंग्रेजी माध्यम कम सक्सेस है, CBSE ज़्यादा सक्सेस है, लेकिन बाकी 6 जिलों की समस्याएं तो एक जैसी हैं। आज भी अगर यूपी बोर्ड हम हटा दें तो तमाम सारे बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे। जो गांव की लड़कियां हैं, बच्चियां हैं, वो पढ़ नहीं पाएंगी, सुदूर विद्यालय हो जाएंगे, क्योंकि सरकारी विद्यालय हमने बताया ना 9% में सारे सिमटे हुए हैं, एडेड और राजकीय मिला करके। तो 91% विद्यालय में अगर देखा जाए तो 80% 85% तो यूपी बोर्ड के विद्यालय हैं, या लोकल बोर्ड जो होंगे अन्य प्रदेशों में लोकल बोर्ड के विद्यालय, अगर उनको हम हटा देंगे तो शिक्षा व्यवस्था ही चौपट हो जाएगी। तो ये तो व्यवस्था लगभग एक जैसी हर जगह है। तो यूपी बोर्ड सुधरे कैसे? आपके सामने अभी इतना बड़ा सरकार की फजीयत हुई, जिस तरीके से बलिया का पेपर लीक कांड हुआ, एक चीज़ आप मानते कि नहीं? सच बताइए कि इस सरकार में, आपकी सरकार में शिकायतकर्ता को भी जेल भेज दिया जाता है। ताज़ा मामला बलिया के पत्रकारों से जुड़ा हुआ है। ये कैसा सरकार? अब ये सच्चाई क्या है तो जांच के विषय है, लेकिन एक बात हम कह सकते हैं कि जितना दिलेर हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, जितना कठोर अनुशासन इन्होंने दिया है, मुझे लगता है कि आने वाले समय में 1-2 साल में ये सब सुधर जाएंगे, या तो ये प्रदेश छोड़ के भाग जाएंगे, चाहे अधिकारी हों चाहे माफिया हों, और या ये जेल की सलाखों में होंगे। ये सब व्यवस्थाएं सुधर जाएंगी। चलिए, सुधर जाएंगी, उम्मीद हम भी करेंगे। लेकिन हम चलते चलते आपसे सरकार के लिए, चूंकि आप लंबे समय से जुड़े हुए हैं, यूपी बोर्ड की एक एक चीज़ बारीकी को आप बारीकी से जानते हैं। निर्दलीय शिक्षक MLC बनना अपने आप में एक बड़ी बात होती है, और आखिर में भारतीय जनता पार्टी ने अपने जीते हुए व्यक्ति पर दांव लगा दिया और आपको फिर से विधान परिषद भेज दिया। तो जब आप बहुत सारी कमियों को जानते हैं, तो सरकार तक आप उन कमियों को पहुंचाना चाहेंगे, कैसे ये सुधरे व्यवस्था, ये जानना चाहते हैं? नहीं, निश्चित तौर पर इस मामले में मुख्यमंत्री जी की खासियत है कि इनसे मिलना बहुत आसान है। हम लोग जब चाहते हैं 2 दिन 4 दिन का समय कहीं बिजी रहे तो बात अलग, नहीं तो मुलाकात हो जाती है और हम लोगों की बातों को सुनते हैं। अभी जो परीक्षा के बाद का जो इधर घटनाक्रम चला, मानदेय को छोड़ करके केंद्र व्यवस्थापक और प्रैक्टिकल एग्जामिनर, ये हमें भी उम्मीद नहीं थी। और जैसे परीक्षा शुरू हुई, इधर चुनाव भी चल रहा था, चूंकि चुनाव का समापन था, इधर विधान परिषद चुनाव चल रहा, हम लोग भी बिजी थे, और एकाएक इन लोगों ने जो निर्णय ले लिया कि वित्त विहीन को सीधे सीधे अपमानित करना शुरू कर दिया, ये बहुत जल्दी में इन्होंने कार्रवाई कर दी। जब तक कि हम लोग मुख्यमंत्री से मिल जाते तब तक आधा से ज़्यादा समय निकल गया, लेकिन अब माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात हुई है, उनके संज्ञान में कुछ लाया गया है, कुछ अभी 1 सप्ताह के अंदर लाया जाएगा, तो ये चीज़ें सुधार हो जाएंगी, इसमें कोई इफ़ बट नहीं है। चलिए, सुधार की गुंजाइश है, और आपका कहना है कि चूंकि मुख्यमंत्री बातों को सुनते हैं और अक्सर मिल लिया करते हैं, तो उम्मीद करेंगे कि आने वाले समय में जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में
जो भ्रष्टाचार है वो भी दूर होगा और वित्तविहीन शिक्षकों की समस्याएं जो आप लगातार उठाते हुए आ रहे हैं, और कई बार हमने देखा है आपने बड़ी जोरदार ढंग से अपनी बातों को रखा। निश्चित तौर पर सरकार भी कहीं ना कहीं असहज हुई, लेकिन मानना ही पड़ेगा आपके अंदर विश्वास इस बात का बना हुआ है। आपने आई इंडिया से बातचीत की। विधायक उमेश द्विवेदी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।